नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कहानी संचयन जो पुस्तक है उससे कहानी की विवेचना कर रहे हैं। अब इसमें आज हम पाठ 2 को हम लेते हैं कहानी संचयन पुस्तक से। कहानी पाठ 2 पुरस्कार को हम पढ़ने वाले हैं। ये कहानी जो है इसके लेखक या कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक पुरस्कार कहानी ऐतिहासिक कहानी है और इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है वह है नायिका मधुलिका है। ठीक है, ये कौशल देश की रहने वाली है, कौशल सेनापति की पुत्री है। देखिए, कहानी की नायिका मधुलिका के चरित्र के माध्यम से प्रेम के उदात्ततम रूप का उच्च रूप को प्रस्तुत करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य बात है, मुख्य पात्र की बात करें तो कौशल सेनापति की पुत्री, कौशल जो सेनापति है, कौशल देश के सेनापति, उसकी पुत्री है मधुलिका। ये इस कहानी की प्रमुख नायिका है। और दूसरे पात्र हैं प्रमुख रूप से इसमें, वो है मगध का राजकुमार अरुण। तो इसमें जो इनका व्यक्तिगत जो प्रेम है उसके जो है उसके ऊपर देश प्रेम को ज़्यादा बड़ा बताया गया है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी में प्यारे विद्यार्थियों मधुलिका के चरित्र में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाया है इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस कहानी का मूल भाव, केंद्रीय भाव है वो पता करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म प्यारे विद्यार्थियों 1890 ईस्वी में और देहावसान इनका 1936 में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, किंतु बचपन में ही पिता के दिवंगत हो जाने के कारण परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया, यानी पूरा परिवार का भरण पोषण इनके कंधों पर आ गया। इसीलिए वे 8वीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। 8वीं कक्षा के बाद में जयशंकर प्रसाद जी नहीं पढ़ सके। फिर भी इन्होंने स्वाध्याय जारी रखा और स्वाध्याय यानी अपने आप अध्ययन करते रहे स्वयं ही। और इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। कितने प्रखर बुद्धि के थे ये, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं पर जो है महारत हासिल कर ली थी। और इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के तो वे प्रकांड विद्वान थे। इतिहास विषय पर, दर्शन विषय पर और पुरातत्व विषय पर तो ये प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया, इसीलिए उनके साहित्य का मूल स्वर भारतीय संस्कृति है। इन्होंने संस्कृति पर ज़्यादा अध्ययन किया तो इनके मूल स्वर साहित्य का वो भारतीय संस्कृति रहा। नाटक, कविता, कहानियाँ, निबंध और इन विधाओं में जो कुछ भी लिखा भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ दिखाई देती है। यानी चाहे नाटक हो इनकी, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, निबंध हो, सब में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। और उसमें जो है आदर्शवाद भी प्रमुख रूप से दिखा जा सकता है। आदर्शवाद से ओतप्रोत इनकी कहानियों में कोमल भावना है, आवेग है, अंतर्द्वंद है, गीतात्मकता, व्यक्तिगत दृष्टि की प्रधानता इनकी आदर्शात्मक कहानियों में मिलती है देखने को। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में शराब और उन कहानियों के पात्र पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद जी ने जो कहानियाँ लिखी उन कहानियों में प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना के रंग देखने को मिलते हैं। और ये रंग किसी भी पाठक के इन कहानियों को पढ़ने के बाद में किसी भी ये इनके जो कहानियों के पात्र हैं वो पाठक के हृदय में, मन में अमिट छाप छोड़ जाती हैं। प्रसाद जी मूलतः नाटककार और कवि हैं। मूलतः अगर बात करें प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी नाटककार है और कवि भी है। इनकी कहानियों में भी ये दोनों रूप मुखर होते हैं। इनकी कहानियों में ये इनका नाटक रूप और काव्य रूप दोनों को देखने को मिलता है। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण इनकी कहानियाँ नाटक और कविता से अधिक समीप सी लगती है। तत्सम शब्दों के प्रयोग से
वातावरण को सजीवता निर्माण करते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग इनकी लेखन रचना में मिलता है देखने को, तो इस कारण से सजीव वातावरण को सजीव निर्माण करते हैं। इनकी भाषा शैली अलग वैशिष्ट्य है, भाषा शैली में अलग विशिष्टता है। प्यारे विद्यार्थियों, इनकी कहानी में प्रसाद शैली ही प्रचलित हो गई है। कहानी में तो प्रसाद शैली ही चलती है, जैसे ऐसा लगता है कि प्रसाद की एक अपनी शैली है। और आकाशदीप है, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल इनके कहानी संकलन है। आकाशदीप है, आंधी है, प्रतिध्वनि है, छाया है और इंद्रजाल, ये इनके कहानी संकलन है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये था जयशंकर प्रसाद जी का थोड़ा सा जीवन चरित्र, व्यक्तित्व। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पुरस्कार कहानी, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो पुरस्कार कहानी का मूल भाव, केंद्रीय भाव क्या है, ये देखते हैं। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की एक ऐसी कहानी है जिसकी गणना हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक होती है, यानी ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से कहानी में जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी को भी गिना जाता है। एक ही युग में सृजनप्रत प्रेमचंद और प्रसाद दो भिन्न भिन्न प्रतिज्ञाओं वाले शीर्ष रचनाकार है, यानी जयशंकर प्रसाद जी का समय और उसी समय प्रेमचंद जी का भी समय है, और प्रेमचंद जी को तो कथा सम्राट कहा ही जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही उस युग के जो सृजनरत थे कहानी लेखन में, प्रसाद जी और प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने जहाँ जीवन यथार्थ को अपनी कहानी में पूरी विश्वसनीयता से रूपायित करते थे, यानी प्रेमचंद जी की कहानियों की तुलना अगर करें जयशंकर प्रसाद जी से, तो प्यारे विद्यार्थियों हम पाते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में जहाँ जीवन यथार्थ को, जीवन की वास्तविकता को अपनी कहानियों में पूरी विश्वसनीयता के साथ वो रूपायित करते हैं, दिखाते हैं। तो प्रसाद जी एक काल्पनिक संसार रचना जो है संसार की रचना करके अपनी कहानियों में उदात्त मानवीय भावों को व्यक्त करते हैं, यानी जयशंकर जी की प्रसाद जी की कहानियों में काल्पनिकता का समावेश हो सकता है, लेकिन उसके साथ वे मानवीय भावों की उदात्तता को जो है प्रदर्शित करते हैं। उनकी कहानियों की भाषा भी इन्हीं उदात्त भाषाओं के अनुरूप कवित्व रूप और सामासिकता की हो जाती है। पुरस्कार अपने रचना विधान में, पुरस्कार जो कहानी है वो अपने रचना विधान में एक ऐतिहासिक कहानी लगती है। देखने में ये कहानी है वो ऐतिहासिक कहानी है, इसके पात्र ऐतिहासिक हैं, तो ऐतिहासिक कहानी लगती है। किंतु इस कहानी का प्रसाद जी का लक्ष्य किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन न होकर के नायिका मधुलिका के चरित्र के माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐतिहासिक घटना को लिया जरूर गया है इसमें, लेकिन उस ऐतिहासिक घटना की प्रमुख जो कहानी की नायिका मधुलिका, उस मधुलिका के चरित्र के माध्यम से जो प्रेम का उदात्ततम रूप होता है उसको प्रस्तुत करना इनका मुख्य उद्देश्य इस कहानी का। जयशंकर प्रसाद जी जो पुरस्कार कहानी की प्रमुख नायिका जो मधुलिका है उसके द्वारा, उसके चरित्र के माध्यम से प्रेम के उदात्त स्वरूप को प्रकट करना चाहते हैं। मधुलिका हिंदी कहानी जगत की सशक्त पात्र है। हिंदी कहानी जगत की मधुलिका जो पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र है, ये हिंदी की सशक्त पात्र है जो पाठकों के मानस को उद्वेलित करती है, पाठकों के मानस को हिला करके रख देती है। ऐसा उदात्त प्रेम का स्वरूप देखने को मिलता है इस कहानी में। मधुलिका कौशल सेनापति की पुत्री है। मधुलिका क्या है? कौशल सेनापति की पुत्री है और उसके सेनापति पिता ने संकट की घड़ी में देश की रक्षा करके अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, यानी अपने शहीद हो गए और राष्ट्रभक्ति का परिचय उन्होंने दिया। सेनापति थे इनके पिताजी, और मधुलिका के चरित्र में यही राष्ट्रभक्ति अपने उत्कर्ष पर है, क्योंकि पिता से ये राष्ट्रभक्ति उनको जो है एक तरह से पैतृक रूप में मिली थी, उत्तराधिकारी के रूप में मिली थी उनकी, तो इस प्रकार से वो भी राष्ट्रभक्त थी। किंतु वह मगध के राजकुमार अरुण के प्रेम भी करती थी। मगध का जो राजा था, राजकुमार था अरुण, उससे वो प्रेम करने लगी थी, और कौशल और मगध एक दूसरे के शत्रु देश थे। तो इस कारण से देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम था, उससे बड़ा उन्होंने क्या माना? मधुलिका ने देश प्रेम को माना। अरुण किसी प्रकार कौशल को जीत करके, अरुण जो राजकुमार था मगध का, वह चाहता था कि मैं कौशल को जीत करके उसे अपने अधिकार में लेकर किसी प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है, यानी वह उसे अधिकार में लेना चाहता है कौशल को। मगध का राजकुमार अरुण कौशल को जीतना चाहता है और जीत करके अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है, प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है। वह रात्रि में छिपकर कौशल पर आक्रमण करता है
इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। वह रात्रि में छिपकर कौशल पर आक्रमण करके उसे परास्त करना चाहता है, हराना चाहता है। वह अपनी गुप्त योजना की जानकारी मधुलिका को दे देता है। मधुलिका के समक्ष एक संकट खड़ा हो जाता है कि वह अरुण को अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए अपने देश को परास्त होते देखें और अपनी देशभक्ति को कलंकित होने दे, अथवा कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की सूचना देकर देश की रक्षा करे। अब दो एकदम द्वंद्व में फंस गई थी कि मधुलिका को एक और तो उनका व्यक्तिगत प्रेम था अरुण से, तो एक और तो वह व्यक्तिगत प्रेम में उलझकर अपने देश को परास्त करना चाहती थी, या फिर वो सोचती थी कि इससे अपनी देशभक्ति कलंकित हो जाएगी, या फिर कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना के बारे में बता दे, इस प्रकार से देश की रक्षा हो जाए, तो अपने निजी प्रेम का बलिदान कर दे। मधुलिका के मन में तीव्र द्वंद्व चल रहा था, किंतु अंततः उसका देश प्रेम विजयी रहता। व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के बीच में अंतर्द्वंद हो रहा था और अंत में जो है देश प्रेम जीत जाता है, देश प्रेम जो है जागृत हो जाता है, तो देश प्रेम की विजयी हो जाता है। वह समय रहते कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना को बता देती है, सूचना दे देती है। उसका परिणाम ये होता है कि अरुण पराजित हो जाता है और बंदी बना लिया जाता है। कौशल नरेश मधुलिका के इस देश प्रेम से बहुत प्रभावित होते हैं और मधुलिका को पुरस्कृत करना चाहते हैं और वे अरुण को मृत्युदंड देने की घोषणा करते हैं। मधुलिका को पुरस्कार देना चाहते हैं, साथ ही साथ मगध का राजकुमार जो अरुण है उसको वो मृत्युदंड देना चाहते हैं। मधुलिका से मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहते हैं। जब राजा कौशल राजा बड़ा प्रभावित होता है कि इस तरह से उसकी गुप्त योजना को बता देती है वह, तो राजा बड़ा खुश होता है और वह मधुलिका को पुरस्कार देना चाहता है। तो मधुलिका से मनचाहा पुरस्कार देना कहता है। तो मधुलिका स्वयं के लिए भी मृत्युदंड मांगती है कि अगर आपको मुझे पुरस्कार ही देना है तो मुझे भी मृत्युदंड दीजिए, और अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा भी कर लेती है। इस प्रकार से मृत्युदंड मांगती है और फिर वह उस अपना व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा भी कर लेती है। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की पराकाष्ठा जो जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाई है। कहानी का अंतिम वाक्य जैसे उसके उदात्त चरित्र को पाठक के समक्ष खोल करके रख देता है। इस कहानी का जो एंड है, अंतिम जो भाव है, अंतिम जो पद हम पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसे सुंदर संवाद है या इसमें संवाद लिखे हैं, ये बात लिखी है कि पाठक ठगा सा रह जाता है उसको पढ़ करके। बहुत सुंदर मार्मिक बात आती है उसमें। पुरस्कार हिंदी की उन कहानियों में से हैं जिनकी आलोचकों ने सर्वाधिक चर्चा की है। इस कारण इस कहानी का ज़्यादा प्रचार हुआ या इस कहानी का ज़्यादा लगाव रहा है सभी से। मधुलिका की चरित्र की उदात्तता के साथ इस कहानी का गठन बहुत सुसंगठित और गुम्फित है, बहुत सुसंगठित किया गया है। इसकी भाषा बहुत प्रौढ़ और गंभीर है। कथानक को प्रसाद जी ने बड़ी कुशलता से बुना है। पाठक इस कहानी को पूरी तन्मयता से पढ़ता चला जाता है और इस प्रकार से कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। भावों की सबलता दृष्टि से ये कहानी बहुत हृदय स्पर्शी है, प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इस कहानी से प्रसाद जी की कला अपने उत्कृष्ट रूप को जो प्रकट होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार, और इसके बारे में मूल जो भाव क्या है इसका ये हमने पढ़ा। अब चलिए चलते हैं पुरस्कार कहानी को अब हम देखते हैं। पुरस्कार कहानी पृष्ठ संख्या 35 पर है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। आर्द्रा नक्षत्र है जो कि वर्षा का सूचना भी देता है। आर्द्रा नक्षत्र आकाश के काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा पुरुष महाराज की सवारी शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सीधी शोंधी बांस उठ रही थी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो दृश्य दिखाया जा रहा है, इस कहानी का शुरू जो आरंभ है वो किस प्रकार से किया गया है। नगर तोरण से जय घोष हुआ है। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा है और वह हर्ष और उल्लास भरता हुआ आगे बढ़ने लगा है। आर्द्रा नक्षत्र है जो कि वर्षा काल का सूचक है और आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष, यानी बादलों की गर्जना ऐसी लगती है जैसे कोई देवता दुदुम्बी बजा रहे हो। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा के एक निरभ्र कोने से, एक सुंदर से स्वच्छ से कोने में
स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। स्वर्ण पुरुष माने सुनहरा जो पुरुष है, यानी इसको कहा गया है यहाँ पर सुनहरा स्वर्ण पुरुष सूर्य को कहा गया है। तो सूर्य झांकने लगा है, देखने लगा है महाराज की सवारी शैलमाला के अंचल से। अंचल में समतल उर्वरा, उर्वरा का मतलब होता है जो उपजाऊ भूमि होती है उसको, उसमें सौंधी बांस उठ रही है, धीरे धीरे वर्षा हो रही है, इस प्रकार का वातावरण है और उससे मिट्टी की सुगंध है वो उठ रही है, सौंधी खुशबू उठ रही है। नगर तोरण से जय घोष हुआ है। नगर तोरण जो द्वार है वहाँ पर सभी लोग, उस प्रजा है वो वहाँ पर इकट्ठी हो रखी है और वह भीड़ जो है राजा जी का जय घोष कर रही है, कौशल राजा का। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड दिखाई दे रहा है। चामरधारी जो चमड़ी का बना हुआ आवरण पर्दा जो भी है उससे उसका शुंड है वो बड़ा उन्नत दिखाई दे रहा है, ढका हुआ है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। गजराज श्रेष्ठ हाथी राजा का, वह हर्ष और उल्लास भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। वह हाथी आगे बढ़ रहा है, इधर प्रजा जय घोष कर रही है। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा है। बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी में। प्रभात का समय है, सुबह का समय, हेम किरणें यानी सोने की सी किरणें सूर्य की, हेम का अर्थ होता है सोना, सोने की किरणों से अनुरंजित भरा हुआ नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका आया है। वर्षा का छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ण मल्लिका हो, सोने की जो है मल्लिका पुष्प हो, उसके समान बरस पड़ रहा है। मंगल सूचना से जनता में हर्ष की ध्वनि है, मंगल गान हो रहा है, मंगल सूचना दी जा रही है, इससे जनता हर्षित हो रही है, प्रसन्नचित हो रही है। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई है। राजा के लिए रथ, हाथी और अश्वारोही जो घोड़े के सवार हैं उनकी पंक्तियां जम गई है। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी, दर्शक भी बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ राजा को सवारी को देखना चाहते हैं। आज उत्सव का दिन है। गजराज बैठ गया है, सीढ़ियों से महाराज उतरे हैं। गजराज नीचे बैठा है और सीढ़ियां लगाई है महाराज के लिए, सीढ़ियों से महाराज उतर रहे हैं। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल है। इधर कुमारी जो कुंवारी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, बालाएं हैं वो है, इधर सौभाग्यवती जो विवाहित स्त्रियां हैं वो खड़ी है, दो पंक्तियों में बंटी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे दो दल है। आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश है। आम्र पल्लव माने आम के पत्तों से सुसज्जित जो सुंदर कलश हैं वो भी हैं, जो मंगल कलश माने जाते हैं। फूल, कुमकुम और खीलों से भरे थाल है, खील हैं, बतासे जो खील बतासे जो मंगल कारी होते हैं, अच्छे शुभ समय में जो इनका प्रयोग किया जाता है। खीलों से भरे हुए थाल है, फूलों से कुमकुम से भरा हुआ थाल, और इधर उधर औरतें, स्त्रियां, अच्छे अच्छे लोग हैं जो गान करने वाले मधुर गान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजा की सवारी उतरी है। अब देखिए, महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। अब कौशल महाराज कौन है यहाँ पर? कौशल राजा। कौशल राजा महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्ति वाचन किया। पुरोहित जो वर्ग था, पुजारी वर्ग था, पंडित वर्ग था, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति ने इंद्रो हृदय स्वाहा, इस प्रकार से स्वस्ति वाचन किया। स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पकड़ करके, स्वर्ण रंजित का मतलब सोने से ढकी हुई, सोने की बनी हुई ऊपर से परत चढ़ी हुई हल्की मूठ, जो हल्का भाग था हल। आज राजा हल चलाएंगे, जो है आज राजा क्या चलाएंगे? हल चलाने वाले हैं। और उसकी सोने की क्या है? मूठ है, उसे पकड़ करके आज राजा है स्वयं अपने हाथों से हल चलाने वाले हैं। ये बात यहाँ पर बताइए, कौन चलाएंगे? कौशल राजा। तो महाराज है वो सोने की परत चढ़ी हुई हल्की मूठ पकड़ करके महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बेलों को चलने का संकेत दिया है। दो मजबूत सुंदर बेल हैं और उन बेलों को जो है उस हल से जोड़ा गया है। अब महाराज ने उन बेलों को आगे बढ़ने का संकेत किया है। बाजे बजने लगे, दुदुम्बियाँ बजने लगी, बाजे बजने लगे, और किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की है। किशोरियों ने जो है फूलों की और खील जो है उनकी खीलों की फूलों की वर्षा की है। बहुत सुंदर दृश्य देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऐतिहासिक दृश्य हैं। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता है। साल में एक बार महाराज कृषक बनते हैं, किसान बनते हैं।
उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती है, इंद्र भगवान की पूजा की जाती है, गोठ होती है यानी भोजन का कार्यक्रम भी होता है। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते हैं। प्रतिवर्ष कृषि का ये महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार उस उत्सव में बड़े चाव से आकर योगदान देते हैं। बहुत सारे दूसरे राज्यों से राजकुमार भी आते हैं इस उत्सव को देखने के लिए। कौशल मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से ये दृश्य देख रहा है। पास में अनेक राज्यों से राजकुमार आए हुए हैं, तो कौशल राजा के उस उत्सव को देखने के लिए मगध से एक राजा आया है जिसका नाम अरुण है। राजकुमार आया है, क्षमा करना, राजकुमार अरुण आया है जो कि अपने रथ पर बैठा है और बड़ी कौतूहलता से इस दृश्य को देख रहा है, महाराज को देख रहा है। बीजों के एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीजों से भरी हुई बीज थे और थाल भरा हुआ था, बीजों से भरा हुआ। उसको वो जो थाल था किसके हाथ में था? कुमारी मधुलिका के हाथ में। और मधुलिका कौन थी? सेनापति की पुत्री, कौशल सेनापति की पुत्री थी मधुलिका। तो वह उसके साथ महाराज के साथ साथ चल रही थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते, महाराज आगे आगे चला रहे हैं बैलों को, पीछे हल चल रहा है, हल चल रहे हैं, तो वो जो बीज है वो मांग रहे हैं किससे? जैसे हाथ बढ़ाते हैं तो मधुलिका उनके सामने थाल कर देती है। ये खेत मधुलिका का था, यानी हर साल महाराज किसी न किसी के खेत को जोतते हैं इस प्रकार से कृषक बन करके। तो अब की बार जो है मधुलिका का जो है इसमें उस मधुलिका के खेत को चुना गया है। तो महाराज की खेती के लिए आज मधुलिका के खेत को चुना गया है, इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला है। वह कुमारी थी, ठीक है, शादी नहीं की हुई थी, विवाह नहीं किया हुआ था, कुमारी थी, सुंदरी थी। कोशेय वसन यानी कोशेय वसन उसने पहन रखे थे, वस्त्र पहन रखे थे, जो है उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। बहुत सुंदर वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे थे मधुलिका ने, वह बहुत सुंदर लग रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को, रूखे अलक कहते हैं लटों को, बालों के लट होती है उनको कहते हैं, तो उन अलकों को, बालों को वह संभालती, कभी उस वस्त्र को संभालती। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। कृषक बालिका जो थी वो कौन? मधुलिका। उसके शुभ्र भाल पर, स्वच्छ सुंदर से भाल पर, मस्तक पर श्रम कण यानी पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही थी। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहे थे, वो पसीने की बूंदें उसकी आंखों की पलकों के ऊपर पड़ रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कान के साथ सिहर उठते थे। सम्मान भी मिल रहा था और लज्जा भी उसको आ रही थी स्त्री स्वभाववश, इसके कारण उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ वो सिहर उठते थे, कांप उठते थे। किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की, कोई थकावट नहीं की। महाराज जैसे जैसे चलते जाते साथ साथ में मधुलिका भी चल रही थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कौतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। सब महाराज को देख रहे थे बड़े आश्चर्य से, विस्मय से। लेकिन अरुण था जो मगध का राजकुमार था, प्यारे विद्यार्थियों, वह किसको देख रहा था? कृषक कुमारी मधुलिका को। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। ये किसके मन में आया है? अरुण के मन में। अरुण कह रहा है मन ही मन कि कितना भोला सौंदर्य है। किसको देखकर? मधुलिका को। कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन है, दृष्टि है। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया, प्रधान जो कार्य था वो पूर्ण हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया, क्योंकि महाराज जिसके खेत में हल चलाते हैं उसको पुरस्कार भी देते हैं। तो महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं आई है। वह राज के अनुग्रह था, यह राज के अनुग्रह था, राज की कृपा थी। सभी को दिया जाता है। जिस भी राजा कौशल राजा जिस भी खेत में जिसका भी खेत लेकर के जोतते हैं उसको वो स्वर्ण मुद्राएं देते हैं हर वर्ष। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। महाराज जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी उसको मधुलिका ने लिया नहीं और सिर से लगा करके वह मुद्राएं महाराज के ऊपर ही जो है एक तरह से बिखेर दी, न्यौछावर कर दी। मधुलिका की इस समय ऊर्ध्वस मूर्ति
इस प्रकार से, यानी ऐसा कोई करता नहीं है कि इस प्रकार से महाराज के सामने ही महाराज के ऊपर ये न्यौछावर कर दे, ऐसा कोई नहीं करता। तो इस प्रकार से उस समय मधुलिका की उस ऊर्जस्वित ऊर्जा से भरी हुई मूर्ति को लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी थी, महाराज को भी गुस्सा आ गया, ये क्या कर रही है, मैंने जो दिया वो उसका अपमान कर रही है। कि मधुलिका ने सैविन्य कहा, राजा को गुस्सा आ गया था कि ये क्या कर रहे हैं, मैं इसको स्वर्ण मुद्राएं दे रही हूँ और ये बिखेर रही है, मेरे ही ऊपर न्यौछावर कर रही है। तो इस समय मधुलिका ने बड़ी सैविन्य कहा, बड़े विनयपूर्वक कहा, देव यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है और इसे बेचना अपराध है, इसीलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। ये सैविन्य कहा, बड़ी विनयता के साथ कहा, देव ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है, मैं इसका मूल्य स्वीकार नहीं कर सकती, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये मेरे पितृ पितामहों दादा परदादों की भूमि है, मैं इसको बेच नहीं सकती, बेचना मेरे लिए अपराध है, इसीलिए इसका मूल्य मैं स्वीकार नहीं कर सकती। महाराज के बोलने के पहले एक वृद्ध मंत्री था, महाराज ने बोलने से पहले जो उसके चाटुकार मंत्री होते हैं, वृद्ध मंत्री, उसने तीखे वचनों में कहा, अबोध क्या बक रही है, क्या बक रही है, राज के अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है, फिर कौशल का तो ये सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई है और इस धन से अपने को सुखी बना। एक वृद्ध मंत्री बीच में ही बोल पड़ा कि ये देख, ये राज के अनुग्रह का तिरस्कार कर रही हो तुम, तेरी भूमि से ये चौगुना मूल्य है, तो अबोध तुम क्या बक रही हो, क्या कह रही हो, ये होश में तो क्या कह रही हो, राष्ट्रीय अनुग्रह का तिरस्कार कर रही हो, फिर कौशल का तो ये सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम भी है, तुम आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई है, इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर, ये कौन कह रही है, मधुलिका कह रही है, किसको, उस वृद्ध मंत्री को, कि राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर, महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था और न है, मैंने कोई विरोध नहीं किया, ये मेरी भूमि है, फिर भी महाराज को मैंने दिया है, तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है, मैं मूल्य स्वीकार नहीं कर सकती इस भूमि का, क्योंकि मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसका मैं कोई मूल्य नहीं लगा सकती। मधुलिका उत्तेजित सी हो उठी। महाराज ने संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है, यानी इनके पिताजी का नाम क्या था, मधुलिका के सिंह मित्र, जो कि ये सेनापति थे, कौशल सेनापति थे ये, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि महाराज ये पूछना चाहते हैं, एक तरह से शंका व्यक्त करें कि ये कुमारी कौन है। तो उसके पहले मंत्री ने कहा, देव वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है, महाराज चौंक पड़े, सिंह मित्र की कन्या है ये, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। महाराज को आश्चर्य हुआ कि ये उसी वीर की कन्या है जिसने कौशल की रक्षा के लिए मगध से टक्कर ली थी, क्या यही है? हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा, बड़ी विनयता से कहा, हाँ देव। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा, इस उत्सव के परंपरागत नियम आखिर है क्या, बताइए। देव, नियम तो बहुत साधारण है, किसी भी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुन करके नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भूमि संपत्ति का चौगुना मूल्य दिया जाता है। जैसी भूमि होती है जितने मूल्य की उसे चौगुना मूल्य दिया जाता है, उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। इस प्रकार का नियम है कि नियम तो बड़ा साधारण है, किसी भी अच्छी भूमि को चुनते हम, फिर नियम अनुसार पुरस्कार उसका मूल्य दिया जाता है, वह भी बड़ा अनुग्रह पूर्वक, यानी भूमि संपत्ति जो भू संपत्ति है उसका चौगुना मूल्य उसे मिलता है, और उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है और वह राजा का खेत कहलाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा।
वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। सब चले गए अपने अपने शिविरों में। प्यारे विद्यार्थियों, केवल मधुलिका थी जो अपने खेत की सीमा पर बने विशाल जो मधुक वृक्ष था, उस वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में बैठ गई, अनमनी सी, ऐसे उदास सी बैठ गई। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आँखों में नींद न थी, यानी राजा जो लोग आते थे उनको विश्राम के लिए अलग से कक्ष दिया जाता था। तो ये कौशल से आया, मगध से आया राजकुमार भी विश्राम भवन में जाग रहा था, नींद नहीं आ रही थी। प्राचीन में जैसे गुलाबी खिल रही थी और वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाइयाँ ले रही थी। कपोती का मतलब होता है कबूतरी। मुंडेर पर खड़ी थी, वो पैर फैलाकर अपने पंख फैलाए अंगड़ाई लेती, पैर पर खड़ी होकर के वो कपोती वो पंख फैलाए अंगड़ाइयाँ ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था, बड़ा सुसज्जित अश्व खड़ा था, घोड़ा खड़ा था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। नगर तोरण पर पहुंच गया। रक्षक गण ऊँघ रहे थे। रक्षक गण जो रक्षा करने वाले जो पहरेदार थे वो ऊँघ रहे थे, नींद आ रही थी उनको। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। 36 पृष्ठ तक हम पढ़ चुके हैं, बाकी जो कहानी है वो आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक का जो इस कहानी का मूल भाव वो भी समझ में आ गया होगा और यहाँ तक जो पढ़ाया है इस कहानी को आपको समझ में आ गया होगा। मूल पात्र इसमें मधुलिका है और फिर मगध का राजकुमार अरुण भी होगा। और ये अब तक का जो हमने पढ़ाया इसको समझ में आपको आ गया होगा, आशा करता हूँ ऐसा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुरस्कार कहानी के आगे के पृष्ठों को पढ़ेंगे। आगे के जो गद्यांश हैं उनको हम लेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक की जो कहानी है उसको आप ठीक प्रकार से समझें। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों एक जो प्रश्न भी बनते हैं, गद्यांश तो आएगा ही, व्याख्या तो आएगी इसमें से, और व्याख्या को आपको ठीक से देखना करना है। और व्याख्या में प्यारे विद्यार्थियों आपको गद्यांश में जो है विशेष वाला जो बिंदु होता है उसमें ठीक प्रकार से लिखना होता है। वहाँ पर अलंकार वगैरह ये नहीं होते, भाषा व्रज इत्यादि ये नहीं, लेकिन ये आपको ठीक है इसका ध्यान रखेंगे। और इसमें प्रश्न बनने हैंगे, प्रश्न आएंगे इसके साथ, एक एक 2 प्रश्न दिए हुए आएंगे, इसमें से एक करना होगा आपको। कहानी वाले पाठों में से, ऐसे निबंध वाले पाठों में से गद्यांश आएगा, व्याख्या करनी है, और प्रश्नोत्तर भी आएंगे। 2 दिए हुए आएंगे प्रश्न, एक करना होता है। तो प्रश्न हो गए आपके 3। नाटक से 2 प्रश्न दिए हुए आएंगे, उसमें एक करना। कहानी से 1 प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न दिए हुए एक करना। और इसी प्रकार से निबंध से भी एक जो है आपके उपन्यास से, क्षमा करना, नाटक ये वहाँ सेकेंड ईयर में है प्यारे विद्यार्थी, उपन्यास से और कथा कहानी से आपके व्याख्या आएगी और प्रश्नोत्तर भी आएंगे। तो इसमें चरित्र चित्रण का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, किसी भी कहानी का चरित्र चित्रण जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें आप मुख्य पात्र है, उन पात्रों का चरित्र चित्रण ठीक प्रकार से पढ़ेंगे आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे पुरस्कार कहानी के आगे के गद्यांशों को लेकर। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।